आप ज्वाइन करना चाहते हैं आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तीनों के लिए आपने ISSB का एग्ज़ाम क्लियर करना है। याद रहे कि AFNS यानी आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इनकी भी अच्छी सैलरी होती है, अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, रैंक्स भी मिलते हैं, मगर कमीशन्ड ऑफिसर्स नहीं हैं। सवाल ये है कि ऑफिसर बनने के लिए ISSB तक पहुँचे कैसे। उससे पहले आपको इनिशियल टेस्ट क्लियर करना होता है। अब ये इनिशियल टेस्ट क्या चीज़ है, कहाँ होता है, इसके लिए आप जा भी सकते हैं या नहीं, मतलब आपकी तालीम एजुकेशन इतनी है भी कि नहीं। तो आज ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कराता हूँ। बॉयज़ हों या गर्ल्स, कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th है, यानी सेकेंड ईयर। हाइट कितनी हो? गर्ल्स के लिए मिनिमम हाइट है 5 फीट और बॉयज़ के लिए 5 फीट 4 इंचेस। कुछ फील्ड्स में इनसे ज़्यादा भी रिक्वायर्ड होती है, बट फ़िलहाल ये समझ लें कि इससे कम हाइट बिल्कुल नहीं चलेगी। वेट आपकी हाइट के रिलेटेड होता है। इस हाइट की गर्ल्स का वेट 43 से 58 केजी के बीच में होना चाहिए और इस हाइट के बॉयज़ का वेट 49 से 60 केजी के बीच में होना चाहिए। बट कोशिश करें कि मिनिमम साइड पे हों। जितने हल्के होंगे भागने दौड़ने में उतनी आसानी होगी। बॉयज़ के लिए हर फील्ड ओपन है, जबकि गर्ल्स के लिए चॉइसेस लिमिटेड हैं। 12th क्लास प्री मेडिकल वाली गर्ल्स आर्मी में सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मिनिमम मार्क्स 70% होने चाहिए। A लेवल वालों के लिए बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में ग्रेड C हो मिनिमम, और एज 17 से 22 साल। जबकि प्री इंजीनियरिंग और ICS वाली गर्ल्स 12th के बाद एयर फोर्स में अप्लाई कर सकती हैं एज अ GD पायलट, जो कि काफ़ी टफ है। बहुत कम गर्ल्स सेलेक्ट होती हैं। ये वो वाहिद फील्ड है जिसमें गर्ल्स की हाइट 5 फीट 4 इंचेस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा एयरफोर्स में इंजीनियरिंग की फील्ड में सिर्फ वो लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हो। एयरफोर्स में एरोस्पेस और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग कराई जाती है। इनके अलावा एयरफोर्स में गर्ल्स के लिए एयर डिफेंस की फील्ड है, उसमें प्री इंजीनियरिंग और ICS दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। नेवी में गर्ल्स के लिए कमीशन ऑफिसर बनना आसान नहीं, क्योंकि 12th पास लड़कियों के लिए नेवी में एज ऑफिसर कोई जगह नहीं है। तो अब आते हैं उन गर्ल्स की तरफ जिन्होंने FSC या A लेवल्स के बाद किसी मेडिकल कॉलेज से MBBS या BDS किया हो, या किसी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की हो, या कोई बैचलर्स या मास्टर्स किया हो। पर कौन सा? और क्या इनके लिए भी एज लिमिट 22 ईयर्स है? नहीं, इनके लिए एज लिमिट 28 ईयर्स है। अब की बार नेवी से स्टार्ट करते हैं। तो MBBS और BDS करके आने वाली गर्ल्स यहाँ पे एज लेडी डॉक्टर कमीशन हासिल कर सकती हैं। जिन गर्ल्स ने MA MSc या BS किया हो, जैसे मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी या मैनेजमेंट साइंसेज में, वो नेवल कॉलेजेस या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में इंस्ट्रक्टर लग सकती हैं। अगर IT, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन या PR यानी पब्लिक रिलेशंस में स्टडी किया हो, तो वो पब्लिक रिलेशंस या HR ऑफिसर लग सकती हैं ISPR वगैरह में। अगर BBA, MBA, सप्लाई चेन, फाइनेंस, अकाउंटिंग या मैनेजमेंट पढ़ी हो, तो आप लॉजिस्टिक ब्रांच में आ सकती हैं। और अगर आपने LLB या LLM किया है, तो आप लॉ ब्रांच में आ सकती हैं। अब देखते हैं कि जब लड़कियां प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करके एयरफोर्स में आ रही हों, तो वो कहाँ फिट इन होंगी। ऑब्वियसली MBBS या BDS वाली गर्ल्स लेडी डॉक्टर्स बनेंगी। अगर बैचलर्स या मास्टर्स किया हो इन मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स, IT वगैरह, तो वो एजुकेशन ब्रांच में आएंगी। अगर BBA, MBA, सप्लाई चेन, फाइनेंस, अकाउंटिंग या मैनेजमेंट पढ़ी हो, तो आप लॉजिस्टिक ब्रांच में आ सकती हैं। आर्मी, जिसमें सबसे ज़्यादा इनटेक है और लड़कियां बहुत डिफरेंट आर्म्स में इंडक्ट होती हैं बेसिंग अपॉन देयर क्वालिफिकेशन। 2025 में जो लेडी कैडेट कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स थी, उनमें काफ़ी वैरायटी थी। इंजीनियर कोर में भर्ती के लिए BS जियोलॉजी, BS आर्किटेक्चर, BS इन सिविल इंजीनियरिंग। कोर ऑफ सिग्नल्स में BE इलेक्ट्रिकल, BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की गर्ल्स की इंडक्शन हुई। कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसको EME कहते हैं, इसमें मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की भी लड़कियों की इंडक्शन हुई। इसी तरह EME के अंदर एक एविएशन फील्ड भी होता है, जिन्होंने जहाज़ों को मेंटेन करना होता है, एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह पे काम करती हैं। उन्होंने एरोस्पेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की हो। कोर ऑफ ऑर्डिनेंस, इसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई ख़वातीन आई हैं। और आर्मी एजुकेशन कोर, जिनको पढ़ी लिखी कोर कहा जाता है, इसमें जिन्होंने एजुकेशन के अंदर BS किया हो या मास्टर्स किया हो या जियोग्राफी में। फिर C4I या ICT हो, जो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड हैं, इसमें BE या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, BS कंप्यूटर साइंस, BE या BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स
कभी कभार चेंज भी हो जाती हैं। जिस साल जिस कोर को ज़्यादा फीमेल्स की रिक्वायरमेंट हो और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो उस साल उस फील्ड की वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। पर आपको कैसे पता चलेगा? इन 3 वेबसाइट से। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की अलग अलग वेबसाइट्स हैं। आप इनको अच्छे से फरोल लें ताकि आप किसी न किसी फोर्सेस को फोकस करके उसमें जा सकें। चलें सिर्फ आर्मी की वेबसाइट पे लेडी कैडेट कोर्स का पेज ओपन कर लेते हैं। इसमें आप देखें अभी कोर्स में प्री रिक्विजिट क्लिक हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है कि एज 28 हो, अनमेरिड हो, हाइट वगैरह। फिर एलिजिबिलिटी कंडीशंस को क्लिक करें तो आपको एजुकेशन रिक्वायर्ड मिल जाएंगी। फिर इसी तरह अगर इनएलिजिबिलिटी को क्लिक करें तो वो डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स वगैरह। लोगों से यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे ना पूछते फिरें, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनसे देखें। अब जबकि बॉयज़ और गर्ल्स को बेसिक बातचीत समझ आ चुकी है कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, तो अब हम चलते हैं कि इन तीनों फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं। आर्मी के 13 डिफरेंट सिटीज़ में हैं, नेवी के 19 डिफरेंट सिटीज़ में हैं। इनकी वेबसाइट पे ये पेज बहुत ही कलरफुल है। और एयरफोर्स की वेबसाइट पे ये डिटेल्स नहीं मिली, इसीलिए मैंने ख़ुद लिख ली हैं। 12 सिटीज़ में हैं। ये सब इनिशियल टेस्ट के सेंटर्स हैं, जबकि ISSB के टोटल 3 सेंटर्स हैं, कोहाट, गुजरांवाला और मलीर। यानी इनिशियल टेस्ट तो आप घरों से करीब देंगे, पर ISSB जिसमें 4 रातें भी गुजारनी होती हैं, वो अपने घर से हो सकता है कि दूर जाना पड़े। अब आपको मैं समरी समझाता हूँ कि 12th के बाद इनिशियल टेस्ट कौन कौन से हैं, ISSB क्या है, उसमें क्या होता है और फाइनली आर्म्ड फोर्सेस तक कैसे पहुँचेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इनको आप 10 स्टेप्स समझ लें। फ़िलहाल आप अपनी रिस्पेक्टिव एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हैं और आपने किसी आर्म्ड फोर्सेस की एकेडमी तक पहुँचना है। कुछ बीच में इनिशियल टेस्ट के स्टेप्स हैं और कुछ ISSB के, और फिर फाइनल मेरिट में सिलेक्शन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आप इन तीनों वेबसाइट्स पे भी रजिस्टर कर सकते हैं और फिज़िकली उस सिटी में मौजूद रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर भी। फोर्सेस की रजिस्ट्रेशन फ्री है। अलबत्ता अगर आप मेडिकल कैडेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नम्स टेस्ट की सेपरेट फ़ीस होती है, जो कि गिवन बैंक अकाउंट में जमा करानी होगी, मगर वो आर्मी की फ़ीस नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स भर्ती दफ्तर को चाहिए होते हैं उनकी लिस्ट भी वेबसाइट पे मौजूद है। रजिस्ट्रेशन करने के 5 से 7 दिन में आपकी एग्ज़ाम स्लिप रेडी हो जाएगी। उस पर आपको प्रिलिमिनरी यानी इब्तदाई टेस्ट की डेट गिवन होंगी। आपने सही दिन और सही वक्त पे पहुंच जाना है। एक दिन आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट का होगा, जिनके लिए आपको कंप्यूटर का बेसिक इस्तेमाल आना लाजमी है, वरना आप कंप्यूटर को ही हैंडल नहीं कर पाएंगे तो टेस्ट कैसे करेंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट्स में एक होते हैं वर्बल टेस्ट्स, जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा आएगा और आपने गिवन आंसर्स में से करेक्ट आंसर चूज़ करना होगा। यहाँ देखें, ए के बाद BCD 3 अल्फ़ाबेट मिस हैं, फिर E है और E के बाद FGH 3 अल्फ़ाबेट मिस हैं, फिर I है। I के बाद अगला क्या होना चाहिए? ज़ाहिर है 3 अल्फ़ाबेट हम मिस करेंगे, JKL, और अगला नेक्स्ट अल्फ़ाबेट M लिख लेंगे। टाइम कम होता है और जल्दी करना होता है। अच्छा, इसके अलावा नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। इनमें आपको कुछ इमेजेस दिखाए जाते हैं और आपने कोई पैटर्न सेलेक्ट करना होगा या कुछ और। यहाँ पे ऑड वन आउट यानी बाकियों से मुख्तलिफ कौन सा है? ऑप्शन 5, क्योंकि बाकियों में एक एरो है, इसमें 2 हैं। इन टेस्ट्स को पास करने के बाद एकेडमिक टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश, पाक स्टडीज़, इस्लामियात और जनरल नॉलेज तो सबकी ही चेक होगी। बाकी एज़ पर कोर्स कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट होना है। जैसे मेडिकल वालों से मैथ्स नहीं पूछेंगे और इंजीनियरिंग वालों से बायो। प्रैक्टिस के लिए डोगर की गाइड बुक्स बेस्ट हैं, किसी भी बुक स्टोर या ओल्ड बुक बैंक से मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे डोगर वालों ने पैसे नहीं दिए, मगर क्या करूं, जो अच्छा पढ़ाते हैं बताते हैं उनको बताना भी चाहिए मुझे। पर अगर आप मुफ्त में सीखना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है selfstudy.pk। वहाँ पे आपको वर्बल, नॉन वर्बल और इंटेलिजेंस तीनों तरह के टेस्ट की प्रैक्टिस मिल जाएगी। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, नाम से कंफ्यूज ना हो। किसी एक दिन आपको इनिशियल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। इसमें सबसे पहले आपकी हाइट मैयर की जाएगी, आपका वेट जो कि BMI के हिसाब से होता है, आपकी चेस्ट मैयर की जाएगी और एक बार कहा जाएगा फुल सांस लें और फिर चेस्ट दोबारा मैयर करेंगे। इससे आपके लंग्स की हेल्थ का पता चलता है। चेस्ट एक्सपेंशन की एक्सरसाइजेज डेली करें, गहरा सांस लेकर आराम से छोड़ें। इसके बाद आपकी आइज़ का टेस्ट किया जाएगा, जो विद ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए। एयरफोर्स के लिए विदाउट ग्लासेस 6x6 होनी चाहिए।
किसी ने लेज़र करवाया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके कानों को चेक करेंगे। अक्सर कैंडिडेट्स की वैक्स निकल आती है। नॉर्मल बात है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि पहले से ही सफाई करवा के जाएं। इसके बाद फ्लैट फीट और नी नॉकिंग चेक होगी। नी नॉकिंग ख़त्म करने का तरीका भी है कि आप राइडिंग किया करें या रात को सोते वक्त दोनों नीज़ के बीच में फुटबॉल बांध कर सोया करें। फाइनली जनरल फिज़िकल हेल्थ देखी जाती है। मैंने बड़े आराम से कह दिया, हालांकि सबसे ज़्यादा शर्म बंदे को इसी में आती है, जब 6-7 बॉयज़ को इकट्ठा रूम में ले जाकर आइज़ शट करवाकर अंडर गारमेंट भी रिमूव करने का कह देते हैं, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स टू सी एनी एबनॉर्मेलिटी। लिहाजा मेडिकल वाले दिन रिक्रूटमेंट सेंटर जाने से पहले आपने अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनलीनेस इंश्योर करनी है, वरना डॉक्टर साहब ने वहाँ बेइज्जती भी बहुत करनी है कि क्या गंदे किस्म के लोग भर्ती होने आ गए। एक दिन आपको इनिशियल फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ज़रूरी नहीं कि पहले मेडिकल हो फिर फ़िज़िकल। हर कैंडिडेट को डिफरेंट शेड्यूल मिल सकता है। जिस दिन कुछ का मेडिकल हो रहा होगा, कुछ प्रिलिमिनरी दे रहे होंगे और कुछ इंटरव्यू दे रहे होंगे। बॉयज़ ने फ़िज़िकल में 8 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल भागना होता है, जो आसान नहीं है। वॉच बांध कर प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा 2 मिनट्स में 15 पुशअप्स करने हैं, 2 मिनट्स में 20 क्रंचेस करने हैं और 2 मिनट्स में 3 पुलअप्स। वैसे तो 3 पुलअप्स शायद 10 सेकंड में हो जाएं, अगर उसमें नहीं हो सके तो बाद में भी नहीं होंगे। ये काफ़ी मुश्किल है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। सही करने का तरीका भी देख लें। इसके अलावा डिच क्रॉसिंग भी काफ़ी मुश्किल है। 7.5 फुट कोई आसान नहीं है। इसको देख के लोग डर जाते हैं, वरना प्लेन ग्राउंड में करें तो आसानी से हो जाती है। गर्ल्स के फ़िज़िकल टेस्ट में सिर्फ रनिंग है 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल इन 14 मिनट्स। हर मिनट में आपने 114 मीटर भागना है। बिना प्रैक्टिस के गर्ल्स ये नहीं कर सकती, फिर कमर पकड़ के लेटी होती हैं, मरने वाली हालत होती है इनकी। घर में किसी पार्क में या जिम में डेली 14 मिनट्स जॉगिंग की प्रैक्टिस करें। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों का काम है बातें बनाना। आपने यूनिफॉर्म पहननी है, लिहाजा लाइफ में कुछ सेक्रीफाइसेस करना पड़ेंगे। जब आप ऑफिसर बन जाएंगी तो यही लोग आपके आगे पीछे फिरेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ अरसे के लिए पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह से बिल्कुल हाथ खींच लें, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये वाली टिप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। नेक्स्ट किसी दिन, बाज़ औक़ात उसी दिन भी आपको इनिशियल के लिए बुला लेते हैं। इंटरव्यू से पहले आपको उर्दू और इंग्लिश का रिटन ऐसे लिखना होगा, छोटा सा 10-10 लाइन का। टोटल 20 मार्क्स का होता है। मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए 12 हैं। फेल होने की सूरत में ISSB का फॉर्म नहीं मिलेगा। इसका इंटरव्यू भी आपने वैसे ही तैयार करना है जैसा कि ISSB के लिए करेंगे। वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ और इस वीडियो में उसका लिंक भी नीचे दे दूँगा। सबके इंटरव्यूज़ और टेस्ट CCTV कैमरा से रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग GHQ जाती है। इस बात का यकीन कर लें कि आर्मी ऑफिसर बनने के किसी मरहले में ना ही रिश्वत काम आती है, ना ही सिफारिश। बाकी अगर किसी को वहम हो तो उसका कोई इलाज नहीं, लिहाजा मैं इस पे दलीलें दिए बगैर आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक इनिशियल का मरहला ख़त्म हुआ। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को ISSB का फॉर्म्स मिलता है, जिसमें नॉर्मली बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और एजुकेशन। इसके अलावा ISSB की इंस्ट्रक्शंस वो कंप्लीट करके आपने दोबारा उसी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर को जमा करा देना होता है। वो स्क्रूटनी और चेकिंग के बाद फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स कंसर्न हेडक्वार्टर को भेजेंगे और वहाँ से आपको आपके घर पे कॉल लेटर आ जाएगा फॉर ISSB। ज़ाहिर इतना बड़ा नहीं होगा, ये तो आपको दिखाने के लिए बड़ा बना दिया है। नेक्स्ट स्टेज है ISSB, जो कि नॉर्मली 4 डेज़ की होती है, मगर वन और टाइम 6 डेज़ पे भी मुहित हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ इन द बैच। इनमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, इंटरव्यूज़ भी होंगे, कॉन्फिडेंस चेकिंग भी होगी एंड मैनी मोर थिंग्स। ISSB की इन डे वाइज एक्टिविटीज़ को मैंने बहुत डिटेल से कवर किया है और ये एक्टिविटी अभी जारी है बट नियर टू कम्प्लीशन। ISSB के इंटरव्यू और essay की तैयारी मैंने डिटेल्स में करवाई है। अगर आप इसको कर लें तो इनिशियल तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। जब आप ISSB करके घर वापस आएंगे, अगर कामयाब हुए तो कुछ दिन बाद आपको ISSB का रिकमेंडेशन लेटर घर पे बाय पोस्ट मिलेगा, जिसके बाद आपने किसी CMH वगैरह से फाइनल मेडिकल भी करवा लेना है। बट अब भी आपने दुआएं जारी रखनी हैं, क्योंकि फ़ाइनल मेरिट अभी बनना है। मेरिट पे आने के बाद कंसर्निंग हेडक्वार्टर्स की तरफ से आपको फाइनल कॉल लेटर मिलेगा कि यू आर सिलेक्टेड, फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पे इतने बजे रिपोर्ट करें। तो उस दिन आपको आपके पेरेंट्स या भाई बहन जाकर ड्रॉप कराएंगे।
ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ादर आर्म्ड फोर्सेस से ही हों तो आप सेलेक्ट हों। बहुत बहुत गरीब घरानों की काबिल बेटियां भी आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर रही हैं। क्योंकि आईएसएसबी को क्या चाहिए? क्या अमीर लोग चाहिए? नहीं, आईएसएसबी को साफ दिल वाले लोग चाहिए जो अपने मुल्क की केयर कर सकें। दैट्स ऑल। तो आपने देखा कि ये इनिशियल और आईएसएसबी का सफ़र तय कर करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचना मुश्किल ज़रूर है, बट अगर तैयारी सही तरीके से करें तो बहुत आसान हो जाए। आखिर में ये रिपीट कर दूं कि वी ऑल आर ह्यूमंस। समझाने में हमसे गलती हो सकती है, लेकिन अब ब्रॉड आउटलाइन आपको समझ आ गई है। तो अब अगर आप इन वेबसाइट्स पे जाकर अपने रिलेटेड कैटेगरी में सर्च करेंगे तो आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और आप आज सिविलियन हैं तो कल यकीनन यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर बन जाएंगे, प्राइड ऑफ द नेशन। आमीन एंड इंशाल्लाह। Study with me, a learning experience.